अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए मुक़द्दर का दिलचस्प नावल का पार्ट 33 शुरू हो रहा है। उम्मीद कि आप लोग सुन रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी मैं यहाँ USA से कर रहा हूँ, डलास से कर रहा हूँ। ये मेरा टूर चल रहा है, यहाँ पर हूँ मैं। जब टाइम थोड़ा बहुत मिला तो यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ। आप लोगों की मेहरबानी जो ये देख रहे हैं। लीजिए शुरू कर रहा हूँ पार्ट नंबर 33। ये तो वाकई पक्का है, वो SP तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। हशमत ने कहा, तो तुम वाकई दोस्त बनकर आए हो, फिर रिवॉल्वर दिखाकर हमें धमकियाँ क्यों दे रहे थे? इसे सहारा ना बनाता तो ये डॉक्टर मुझे तुम्हारे पास ना लाती और मुझे कोई दुश्मन समझकर यहाँ से भाग जाने की कोशिश करते। हशमत ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, वाकई तुम मेरे दोस्त हो, दुश्मन नहीं हो। अजीज़ी ने मुसाफा करते हुए कहा, अब यहाँ से उठो, अपने घर वापस चलो। मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, अभी आरजू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आरजू ने कहा, मैं हशमत के साथ जाऊँगी। अजीज़ी ने कहा, फिर यहाँ बातें करना क्या ज़रूरी है? उन्होंने तायद में सर हिलाया। फिर वो दोनों ने क्लिनिक में आ गए। आरजू तमाम दरवाजे लॉक करके इनके साथ बाहर आई। वहाँ गाड़ी में वो लड़की दो मुसल्लह अफराद के साथ बैठी हुई थी। अजीज़ी ने इनसे कहा, मैं हशमत के साथ इसी गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चले आओ। आरजू स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। हशमत इसके बराबर बैठा हुआ था। अजीज़ी ने भी अपने हवारियों को हुक्म देकर पिछली सीट पर बैठ गया था। आरजू कार स्टार्ट करके इसे आगे बढ़ाने लगी और असद अजीज़ी के गार्ड ने इसके हुक्म के मुताबिक इनके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। हशमत ने पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और क्यों मेरे काम आ रहे हो? वो बोला, मैं अभी तुम्हारे घर चल रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे वालिदैन के सामने अहम बातें होंगी। आरजू कार ड्राइवर कर रही थी और दिल में सोच रही थी, एक तरह से तो अच्छा तो हुआ कि हशमत की ज़मानत हो गई और SP ज़ीशान इसे गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरा नुकसान हो रहा है। वो 5 लाख रुपए मैं अपने अकाउंट में जमा करने वाली थी, मगर अब हशमत के वालिदैन कहेंगे कि मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी बड़ी रकम लेकर वापस ले लेंगे और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। वो जानबूझकर इस ब्रीफ केस को अपने क्लिनिक में छोड़ आई थी। फ़िलहाल हशमत के मम्मी डैडी से कोई बात मनाना चाहती थी। इसके बाद हशमत को समझाना चाहती थी कि वो ऐसी कोई तदबीर करे जिससे वो रकम वापस ना करनी पड़े। वो कोठी तक पहुंच गए। तराब अली ने बेटे को देखा तो हैरान रह गया। आगे बढ़कर इसे गले लगाते हुए पूछा, बेटे तुम अचानक कैसे आ गए हो? आरजू ने अजीज़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल ये हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने कोर्ट से ज़मानत नामा हासिल किया है, ये देखें। आरजू ने वो ज़मानत नामा इसकी तरफ बढ़ा दिया और वो इसे लेकर पढ़ने लगा। फिर खुश होकर असद अजीज़ी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बेगम शाह ने वहाँ आकर बेटे को देखा तो खुशी से चीख पड़ी। तेज़ी से आगे बढ़कर इसके गले लग गई और खुशी से रोने लगी। फिर इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर चूमने लगी। तराब अली ने अजीज़ी से कहा, क्या आप अपना तारफ़ कराना पसंद करेंगे? वो सब मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गए थे। अजीज़ी ने कहा, मेरा नाम असद अजीज़ी है, मैं दुर्दाना का खादिम हूँ, मैंने इनके हुक्म से ही हशमत की ज़मानत हासिल की है। बेगम शाह ने खुश होकर कहा, दुर्दाना ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं अभी इनका शुक्रिया अदा करूँगी। अजीज़ी ने कहा, आप लोग मेरी बातें ज़रा तवज्जो से सुने और इन पर अमल करें। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि हशमत की ज़मानत के सिलसिले में दुर्दाना बेगम का नाम नहीं आना चाहिए। तराब अली ने पूछा, आप मना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, फिर वो अपना नाम क्यों छुपाना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि आप इस सिलसिले में बहस ना करें, सिर्फ एक बात का जवाब दें, उन्होंने आपसे नेकी की है, आपके बेटे को सही सलामत घर पहुंचाया है और आइंदा वो SP इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके सिले में क्या आप इनकी इतनी सी बात नहीं मानेंगी? तराब अली ने बेटे और बेगम को देखा, फिर कहा, ठीक है, अगर दुर्दाना बेगम यही चाहती हैं तो हम
کسی کے سامنے ان کا نام نہیں لیں گے، اپنی طرف سے یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنی کوششوں سے بیٹے کی ضمانت حاصل کی ہے۔ بیگم شاہ نے پوچھا، ہم ان سے فون پر تو بات کر سکتے ہیں، ان سے آج شام کے بعد آپ باتیں کر سکیں گے، ابھی وہ کسی اور معاملے میں مصروف ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے بیٹے کو اس مغرور ایس پی سے بچایا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی رہا کرا لیا ہوگا۔ عزیزی نے کہا، جی ہاں رہا کرایا تھا، لیکن بڑی ٹریجڈی ہو گئی، کسی نے جواد کو قتل کر دیا ہے۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر حشمت نے پوچھا، اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ دردانہ بیگم پریشان ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ابھی انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ میرا خیال ہے وہ خود ہی فون پر آپ لوگوں سے باتیں کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ترابلی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ ٹھنڈا گرم تو پئیں، ہم باتوں میں ایسے الجھ گئے کہ آپ کی خاطر مدارت بھی بھول گئے۔ کوئی بات نہیں، میں بہت مصروف رہتا ہوں، اس وقت بھی ذرا جلدی میں ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دردانہ بیگم کے بیٹے کا مرڈر ہوا ہے اور ہم اس سلسلے میں کیس میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بے شک میں سمجھ رہا ہوں، آئیے میں آپ کو گاڑی تک چھوڑاؤں۔ وہ ترابلی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خدا تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پتہ نہیں جواد کو کس نے قتل کیا ہے؟ ممی، یہ دردانہ بیگم بہت پہنچی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں اور ان لوگوں میں کوئی اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چین سے نہ بیٹھے گی، اس قاتل کا سراغ لگا کر ہی رہے گی۔ ترابلی واپس آ کر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جواد کے قتل نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، بلکہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا ہے۔ بیگم شاہ نے پوچھا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بیگم، ایس پی ذیشان نے ہمیں فون پر دھمکی دی ہے کہ ہم نے حشمت کو اس کے سامنے حاضر نہ کیا تو وہ بہت بری طرح سے پیش آئے گا۔ حشمت جہاں بھی چھپ کر رہے گا، اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ جب پولیس والے اپنی ضد پر آ جاتے ہیں تو انتقام لیتے ہیں تو اس مجرم کو پولیس مقابلوں میں قتل کرا ڈالتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہمارے بیٹے کا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر سبھی چپ ہو گئے تھے۔ سب نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بس کر رہے ہیں، کیوں میرا دل دہلا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذیشان نے جواد کو قتل کیا ہے؟ اگر اس نے قتل نہیں کیا ہے تو کسی سے کرایا ہے؟ حشمت نے کہا، اور ڈیڈی، ذیشان ایسا بھی تیسمار خواہ نہیں ہے کہ اسے جسے چاہے گولی سے اڑا دے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ بیٹے، میں بھی یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات میرے دل میں آ رہی ہے وہی زبان پر لا رہا ہوں۔ خدا کرے میرا خیال غلط ہو، خدا کرے وہ تم سے دشمنی نہ کرے۔ ہم آج ہی کسی وکیل کی خدمات حاصل کریں گے، پھر اس کے ذریعے ذیشان کو اطلاع دیں گے کہ تمہاری ضمانت ہو چکی ہے۔ ہمیں قانونی طور پر ہر پہلو سے مضبوط رہنا چاہیے۔ میں ابھی یہ ضمانت لے کر کسی وکیل کے پاس جاؤں گا اور اس کی کئی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کرا لوں گا۔ بیگم شاہ نے کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جواد کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں شام کو دردانہ سے فون پر بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ قاتل کا کچھ سراغ لگا یا نہیں۔ اگر قاتل کا سراغ لگ چکا ہوتا تو اسد عزیزی ابھی ہمیں بتا دیتا۔ آرزو نے اپنی ہونے والی ساس کا ہاتھ تھام کر کہا، آنٹی، آپ کی طرح میرا بھی دل گھبرا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ضمانت حاصل کرنے کے بعد بھی حشمت یہاں رہے۔ انہیں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جانا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں اپنے بیٹے کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیوں جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ یہاں سے چلا جائے تو بہتر ہے، ہمیں بھی اطمینان رہے گا کہ یہ ہم سے دور ہے، لیکن جہاں بھی ہے محفوظ تو ہے۔ آرزو خوش ہو گئی، اس کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ وہ 5 لاکھ روپے اس کے ہاتھ سے پھسل رہے تھے، لیکن اب وہ اس کے اکاؤنٹ میں پہنچنے والے تھے۔ وکیل اخلاق احمد نے آ کر دیکھا، خاندان کے تمام افراد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا بریف کیس میز پر رکھتے ہوئے عینی سے کہا، مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم شادی کے لیے راضی ہو گئی ہو۔ شادی کے بعد
50% कारोबार तुम्हारे हाथ में होगा। दौलत और जायदाद के आधे हिस्से पर भी तुम्हारा पूरा इख्तियार हासिल होगा। फलक आफ्ताब ने कहा, अखलाक साहब, आप पहली बार ये कह रहे हैं कि ऐनी आधे कारोबार और आधी जायदाद की मालिक होगी, लेकिन बाकी आधा हिस्सा किसका होगा? फलकनाज बेगम आफ्ताब और दुर्दाना बेगम ने ज़रा बेचैनी से वकील को देखा। वो बोला, मैं वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा तो आपको मालूम हो जाएगा। फिर वो अपना ब्रीफ केस खोल कर इसमें से एक फ़ाइल निकालते हुए बोला, मरहूम फलक सिकंदर हयात ने वसीयत में भी लिखा है और मुझे ताकीद भी की थी कि जब तक ऐनी शादी के काबिल ना हो जाए और राज़ी ना हो जाए और किसी से मनसूब ना हो जाए, इस वक्त तक वसीयत का दूसरा हिस्सा महफूज रखा जाए और इसे किसी दूसरे के इल्म में ना लाया जाए। मैं इसे पढ़ने से पहले ऐनी से पूछना चाहूँगा कि इसने अचानक ही शादी का फ़ैसला कैसे कर लिया? आज शाम मंगनी की रस्म अदा की जा रही है, इतनी जल्दी की कोई ख़ास वजह है? ज़ीशान ने कहा, हम इसकी पसंद के ख़िलाफ़ हैं। ये जिस शख्स को इस घर का दामाद बनाना चाहती है वो हमारे मायार का नहीं है। हमारी मालूमात के मुताबिक वो आदतन फरेबी है। अखलाक अहमद ने सोचती हुई नज़रों से ऐनी को देखा, फिर पूछा, बेटी तुम क्या कहती हो? अगर मैं बुज़ुर्गों की पसंद के मुताबिक किसी से शादी करूँगी तो इस बात की क्या ज़मानत है कि वो आदतन फरेबी नहीं होगा? हमारे बुज़ुर्गों के क़ौल के मुताबिक हर इंसान अपने चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपा कर रखता है और इनसे पोशीदा चेहरों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। बाद में जाकर इल्म होता है कि इसकी असलियत क्या है। उरुज ने कहा, अगर लड़कियां बालिग होने के बाद लाइफ पार्टनर के इंतखाब में धोखा खा सकती हैं तो लड़कियों के बुज़ुर्ग भी तो धोखा खा सकते हैं, और जब धोखा खाते हैं तो ख़ुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बुज़ुर्ग अपनी गलती नहीं मानते, यही कहते हैं कि लड़की का मुक़द्दर ख़राब था। ऐनी अपनी तकदीर संवारने का हक़ रखती है। ज़ीशान ने नागवारी से कहा, तुम हमारे घरेलू मामलात में ना बोलो। ऐनी ने कहा, बेशक उरुज को हमारे घरेलू मामलात में बोलने का कोई हक़ नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा ज़ाती मामला ज़ेर बहस है और ये मेरे हर मामले में बोल सकती है। मैं इसके अलावा किसी और को अपने ज़ाती मामलात में बोलने का हक़ नहीं दूँगी। ज़ीशान ने कहा, जब तुम अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने का हक़ नहीं दोगी तो फिर हम यहाँ बैठकर क्या करें? वो कंधे उचकाकर बेपरवाही से बोली, ये मैं नहीं जानती कि आप बैठेंगे या चले जाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग ज़रूर यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाया जाने वाला है। वो सब एक दूसरे को तकने लगे। ऐनी की मंगनी और शादी का मामला बहुत अहम था, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम वसीयत का दूसरा हिस्सा था जिसे सुनने के लिए सब ही बेताब थे। ज़ीशान ने कहा, मैं ख्वाह तुम्हें अपना समझ कर गुस्सा दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना बता दो, अगर हमने ये साबित कर दिया कि पाशा जानी झूठा फरेबी है और तुम सरासर धोखा खा रही हो, तो क्या सबूत और गवाहों की मौजूदगी में भी हकीकत से इनकार करोगी? सबूत और गवाहों की मौजूदगी में कोई भी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करूँगी, लेकिन मंगनी की रस्म नहीं रुकेगी। और आप सब सुन लें कि ठीक 1 हफ़्ते के बाद मैं शादी करने वाली हूँ। अगर आप अपने दावे को दुरुस्त साबित कर देंगे तो मैं शादी से इनकार कर दूँगी। वकील ने कहा, ऐनी की बात माकूल है। एक तो वसीयत की रूह से ये अपनी पसंद से शादी करने का हक़ रखती है, फिर इस बात को भी तस्लीम कर रही है कि अगर इसके इंतखाब को गलत साबित कर दिया गया तो वो इस शादी से बाज आ जाएगी। आज शाम जो मंगनी होने वाली है इसे सच्चाई साबित हो जाएगी कि बात तोड़ा भी जा सकता है। फिर इसने ऐनी से पूछा, बेटी अगर ये मंगनी कन्फर्म है तो मैं ये वसीयत पढ़ूँ? जी अंकल, मंगनी बिल्कुल कन्फर्म है। हमने फ़ोन के ज़रिए पाशा जानी को इत्तला दे दी है। शाम तक दूसरे रिश्तेदारों को भी मुतला कर दिया जाएगा। आपसे भी दरख्वास्त है, ज़रूर शिरकत कीजिए। आपके बगैर मंगनी की रस्म अदा नहीं की जाएगी। वकील ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है मुझे वसीयत सुना देनी चाहिए। दिन के 2 बज रहे हैं, आप लोगों को दूसरे काम भी निमटने होंगे। सभी वसीयत सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। वकील ने चश्मा लगाकर फाइल को पढ़ते हुए कहा, इस वसीयत के पहले हिस्से के मुताबिक ऐनी करोड़ों रुपए की मनखुला और गैर मनखुला जायदाद की मालिक बन चुकी है। 500 करोड़ रुपए यहाँ से ओवरसीज़ तक फैले हुए कारोबार में गर्दिश कर रहे हैं। ये कारोबार मेरी और एक नौजवान की निगरानी में जारी रहेगा, लेकिन शादी के बाद
मैं इस कारोबार की जिम्मेदारी से बरी जमा हो जाऊंगा। ऐनी अपने शौहर के साथ इस कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी कबूल कर लेगी। ऐनी ने कहा, नहीं अंकल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ कि मेरी शादी के बाद भी आप इस कारोबार के निगरान आला रहेंगे। पाशा को कारोबार का तजुर्बा नहीं है, वो आपकी रहनुमाई में तजुर्बात हासिल करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों में पूरा करते रहेंगे। फलक आफ्ताब ने पूछा, जनाब अखलाक अहमद साहब, वो नौजवान कौन है जो आपके साथ इस कारोबार को संभाल रहा है? आज से पहले आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अखलाक अहमद ने कहा, इससे पहले मैंने वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाया भी नहीं था। अब चूँकि सुनाया जा रहा है इसलिए इस नौजवान का जिक्र भी ज़रूरी है। इस वसीयत के मुताबिक अब वो 300 करोड़ के मनकुला और गैर मनकुला जायदाद का मालिक है और महरूम फलक सिकंदर हयात के कारोबार में ऐनी का 50% का हिस्सेदार है। दुर्दाना बेगम आफ्ताब, फलक आफ्ताब और फलक नाज की सांसें ऊपर की ऊपर रह गई थी। ये नया इंकशाफ हो रहा था कि महरूम की दौलत, जायदाद और कारोबार में ऐनी का कोई 50% का पार्टनर भी है और ऐनी से भी ज़्यादा दौलत और जायदाद का मालिक है। फलक आफ्ताब ने हैरानी से पूछा, आखिर ये नौजवान कौन है जिसे महरूम भाई ने आधा कारोबार ऐनी के ज़्यादा दौलत सौंप रखी है? वकील अखलाक अहमद ने बारी बारी एक एक के चेहरे को देखा, फिर कहा, आप लोगों को याद होगा कि महरूम ने ऐनी के वालिद से शादी की थी, लेकिन शादी के 6 बरस गुजर जाने के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। इस कदर फैले हुए कारोबार में से एक वारिस बहुत ज़रूरी था, इसलिए महरूम ने एक और शादी की थी। सब ने एकदम से चौंक कर बेखनी से इसे देखा। वो बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो इसी वसीयत में लिखा हुआ है, आप अभी बारी बारी इसे पढ़ सकेंगे। इस दूसरी बीवी से एक बेटे ने जन्म लिया था। महरूम अपनी पहली बीवी को बहुत चाहते थे। इन्हें दूसरी शादी की बात बताकर इनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए ये शादी हमेशा राज में रखी। 3 बरस बाद इनकी पहली बीवी इसलिए ये शादी हमेशा राज में रखी। 3 बरस बाद इनकी पहली बीवी भी मां बन गई और उन्होंने ऐनी को जन्म दिया। ऐनी ने अरूज का हाथ थाम लिया था। इसके बाप ने अब तक जो राजदारी बरती थी इससे कोई शिकायत नहीं थी। जो होना था वो हो चुका था और जो हो चुका था इससे एक नई दिलचस्पी पैदा हो रही थी। वो बोली, अंकल, ये सुनकर हैरत भी हो रही है और मसरत भी कि मेरे एक बड़े भाई हैं। फिर वो दुर्दाना बेगम की तरफ देखकर बोली, मगर अफसोस, मैं एक सौतेले भाई का ज़ख्म खा चुकी हूँ। अब ना जाने मेरे ये दूसरे सौतेले भाई कैसे होंगे। अखलाक अहमद ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वो सगों से भी बढ़कर है, तुम्हें बहुत चाहता है। इसकी दयानतदारी का सबूत यही है कि इसने बड़ी जहानत और बड़ी ईमानदारी से ये कारोबार संभाला हुआ है। इतना फैला हुआ बिजनेस है कि मैं पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सकता था, लेकिन हर साल ऑडिटर की रिपोर्ट बताती है कि वो बड़ी ईमानदारी से तुम्हारा हिस्सा अदा करता जा रहा है और कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा है। ऐनी ने खुश होकर कहा, मैं ऐसे सच्चे ईमानदार भाई से आज ही मिलना चाहूँगी। अभी वो लंदन में है, जल्द ही आएगा तो तुमसे मुलाकात होगी। फलक नाज बेगम आफ्ताब और दुर्दाना बेगम को तो जैसे सख्ता सा सूंघ गया था। वो इनकी बातें सुन रही थी लेकिन चाहने के बावजूद कुछ बोल नहीं रही थी। मुखालिफिन में एक और मुखालिफ का इजाफा हो गया था। दुर्दाना बेगम इंतज़ार ही करती रह गई थी कि शायद इसके जवाब के बारे में भी वसीयत में कुछ लिखा हो। फलक आफ्ताब ने पूछा, इस नौजवान का नाम क्या है? वो किस्मत का धनी है, मुक़द्दर का सिकंदर है। इसका नाम मुक़द्दर हयात है, फलक मुक़द्दर हयात। बेगम आफ्ताब को यूँ लगा जैसे मुक़द्दर हयात के आने से इसका मुक़द्दर का सितारा चमकने वाला है। बेगम आफ्ताब की एक जवान बेटी नम्रा थी जो ज़ीशान और बाबर से छोटी थी। वो भी कभी वहाँ आती थी, वरना ज़्यादातर लाहौर अपने ननियाल में रहा करती थी। बेगम आफ्ताब और फलक आफ्ताब के जहन में फ़ौरन ये बात आई कि ऐनी की तरफ से नाकाम होने के बाद इनके लिए भरपूर दौलत के हुसूल का एक नया रास्ता खुल रहा है। निम्रा की लॉटरी निकल सकती है। फलक नाज के दिमाग में भी यह ख्याल बिजली की तरह कूदा। इसकी भी एक जवान बेटी थी जो बचपन ही से अपनी दादी और दादा के पास परवरिश पा रही थी। इसका नाम आसरा था।
اور وہ اکثر کہتی تھی میں کسی پر آسرا نہیں کرتی، اپنا مقدر آپ بناتی ہوں۔ فلک ناز نے فوراً ہی یہ سوال داغا، کیا مقدر حیات کی شادی ہو چکی ہے؟ اخلاق احمد نے انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ کہتا ہے شادی کرے گا تو اپنے خاندان میں، اسی لیے وہ لندن سے یہاں آنے والا ہے۔ سبھی کے چہرے ایک دم سے کھل گئے، وہ ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھنے لگے۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہاں بیٹھے نہ ہوں، ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ اب وہ عینی کو بھول گئے تھے، اپنے جوان بیٹوں کو بھی بھول گئے تھے کہ ان میں کسی کی وہ عینی سے منسوب کرنا ہے۔ اب تو وہ اپنی اپنی جوان بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بیگم آفتاب نے اخلاق احمد سے کہا، پلیز آپ مقدر حیات کا فون نمبر ہمیں دیں گے، میں ابھی اس سے باتیں کروں گی۔ فلک ناز بھلا کیوں پیچھے رہی تھی، جلدی سے بولی، اخلاق بھائی آپ مجھے مقدر حیات کا مکمل ایڈریس لکھ کر دیں، میں کل ہی کی فلائٹ سے لندن جاؤں گی۔ بیگم آفتاب نے اسے غور کر دیکھا، پھر کہا، ناز تم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہو، تیز دوڑنے والے ہمیشہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ دردانہ بیگم نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا، اب اس گھر میں ایک نئی رساکشی شروع ہوگی۔ عروج اور عینی ان کی حالت پر مسکرا رہی تھی۔ فلک آفتاب نے اپنی بیگم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خاموش رہو، جب موقع ملتا ہے آپس میں روجنے لگتی ہو، ہمیں ابھی اخلاق صاحب سے بہت کچھ سننا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے۔ ایسے ہی وقت عروج کے موبائل پر بزر سنائی دیا۔ اس نے نمبر پڑھا، پاشا کی کال تھی، اس نے اسے کان سے لگایا، دوسری طرف سے بولا، ہلو تم کون ہو، عروج یا عینی؟ میں عروج بول رہی ہوں، تم شام کو 6 بجے آ رہے ہو نا؟ ہاں آنا تو ہے، لیکن راستے میں دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی مجھ پر فائرنگ ہوئی ہے، اگر میں اپنی ٹیکسی میں نہ ہوتا تو شاید اس وقت میں دنیا میں نہ ہوتا۔ عروج نے ایک دم سے پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اوہ تم پر کون فائرنگ کر سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی عینی بھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ عروج سے فون چھین کر اپنے کان سے لگا کر بولی، ہلو میں عینی بول رہی ہوں، پاشا یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا تھا مقدر سے ہو رہا تھا، جو مقدر سے ہو رہا تھا وہ چھپتا نہیں ہے، سب کے سامنے آتا ہے۔ پاشا کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بھی آگے چل کر سب کے سامنے آنے والا تھا۔ اس وقت ذیشان نے چور نظروں سے دردانہ بیگم کی طرف دیکھا، وہ ایسی خاموش اور سنجیدہ بنی بیٹھی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ عروج گھور کر کبھی ذیشان کو اور کبھی دردانہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ مقدر ہوں، میں ہر انسان کے ساتھ جنم لیتا ہوں اور اسی کے ساتھ مر جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ہر پیدا ہونے والے کا ہمزاد ہوں، وہ حمزہ جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ میرا کوئی ٹھوس جسمانی وجود نہیں ہے۔ تمہیں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جو نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں عجیب و غریب حیرت انگیز تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تماشا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک انسانی جسم مل جائے۔ قدرت کے کارخانوں میں ایسی چیزیں بھی تخلیق ہو جاتی ہیں جس کے انسان کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں جسمانی طور پر پیدا ہو چکا ہوں۔ میرا نام ہے مقدر حیات، فلک مقدر حیات۔ لیجئے کہانی دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ یہاں سے مقدر خود آپ کے بیچ میں جسمانی طور پر آ رہے ہیں اور انٹرسٹ یہاں سے بہت زیادہ انٹرسٹ لمحہ بہ لمحہ انٹرسٹ ہوتے جائیں گا، جیسا جیسا اسٹوری آگے بڑھتے جائیں گی۔ بہت کچھ ہے اس ناول میں۔ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ دیکھتے رہیں گے اور انجوائے کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے اور میرے کو کچھ یہاں سے کچھ یوٹیوب سے کچھ کمانے وغیرہ کا نہیں ہے، لیکن بہت بہترین ناول ہے۔ بہت کچھ ہے اس میں زندگی کے لیے۔ زندگی میں جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں، رشتہ داروں میں، کام کی جگہ پہ، ہر جگہ کا پولیس بھی ہے اس میں، دشمناں بھی ہے اس میں، اور مافیا بھی ہے اس میں، ہر چیز ہے۔ اور آگے بہت انٹرسٹ ہے کہانی۔ لیجئے خیریت میں تھوڑا کو یہ بتا دیا آپ کو۔ لیجئے یہ چلیے، اور میرا نام ہے مقدر حیات، فلک مقدر حیات۔ میں کیا ہوں؟ میں ایک بازیگر ہوں، ہاتھوں کی لکیروں پر تمہارا ہم سفر ہوں۔
तुम्हारा दोस्त भी हूँ और दुश्मन भी हूँ, तुम्हारे साथ जन्म लेता हूँ, तुम्हारे साथ ही मर जाता हूँ। मुक़द्दर हूँ मैं, मुक़द्दर हयात, हयात की दहलीज पर मुक़द्दर रख चुका हूँ। ये 25 बरस पहले का जिक्र है। फलक सिकंदर हयात औलाद से महरूम था। शादी को 6 बरस हो गए थे। ये फ़िक्र लायक थी कि इतने वज़ी व कारोबार, दौलत और जायदाद को संभालने वाला वारिस कोई होगा तो क्या हो, नहीं होगा तो क्या होगा। इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत खुद घर रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगी या महकूम औक़ाफ में चली जाएगी। वो अपनी बीवी को बहुत चाहता था। एक शौक़न लाकर इसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मजबूर हो गया था। एक वारिस नहायत ज़रूरी था। आखिर इसने दूसरी शादी छुप कर की और ये तय कर लिया कि वो कभी इस शादी का जिक्र अपनी बीवी और दूसरे रिश्तेदारों से नहीं करेगा। इस दूसरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। सिकंदर हयात ने खुद होकर बीवी से कहा, यह बेटा मुझे तकदीर से मिला है, इसलिए मैं इसका नाम मुक़द्दर हयात रखता हूँ। मुक़द्दर नाम रखने से मुक़द्दर मेहरबान नहीं होता। वो बच्चा पैदाइश के दिन से ही कमज़ोर था। अक्सर बीमार रहता था। खूबसूरत ज़हन होने के बावजूद हमेशा मसला बना रहता था। बड़े बड़े महंगे डॉक्टर्स इसका इलाज करते थे। इलाज और दवाओं में लाखों रुपए खर्च होते रहते थे। वो इतना ज़हीन था कि इसने 12 बरस की उम्र में ही 10 जमातें पास कर ली थी। बहुत ही हाज़िर दिमाग था। याददाश्त भी गैर मामूली तौर पर मुस्तकम थी। उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी ज़बानों को पढ़कर समझता रहता था, फिर रफ्ता रफ्ता रवानी से बोलने भी लगता था। इतना बासलाहियत होने के बावजूद बीमारियों की आमा जगह बना रहता था। रोज़ ही कोई ना कोई बीमारी आकर इसे दबोच लिया करती थी। जब वो 20 बरस का हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए मालूम हुआ कि इसे ब्रेन कैंसर है। माँ तो ये सुनते ही सदमे से मर गई। बाप इसे लाहौर वाली कोठी में ले आया। दवाएं बेअसर हो गई थी। ऐसे में सिर्फ दुआओं का ही सहारा होता है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो फिर इसे अल्लाह ताला याद आता है। फलक सिकंदर हयात सारी ज़िंदगी दौलत कमाने की धुन में लगा रहा था। बेइंतहा मसरूफ़ियत के बायस कभी ईद की नमाज़ पढ़ लिया करता था। अपने अकलौते बेटे की नब्ज़ डूबने लगी तो इसे खुदा याद आया। वो अपनी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने लगा। मस्जिदों और दीनी दरगाहों में लाखों रुपए की ज़कात और अतिये के तौर पर देने लगा। इसने रमज़ान का चाँद देखकर इसे अपने ख़ास डॉक्टर से कहा, मैं मुक़द्दर हयात को तुम्हारे हवाले करता हूँ। जब तक इसकी सांसें चल रही हैं तब तक इसकी देखभाल करते रहो। मैं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहूँगा। वो दाता दरबार में आया। वहाँ दोनों जानों होकर सर झुकाकर बड़ी आजी से बोला, मैं हज़रत दाता गंज बख्श के वसीले से दुआ मांगता हूँ। मुझे नमाज़ पढ़नी आती है लेकिन कभी नहीं पढ़ी। मैं रोज़ा रख सकता हूँ लेकिन रखता नहीं था। कल पहला रोज़ा है। मैं कल से 30 रोज़ों तक यहाँ रहूँगा, रोज़े रखूँगा और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ूँगा। मुसलसल इबादत में मसरूफ़ रहूँगा। इसकी ओर बस एक छोटी सी इल्तिजा करूँगा कि मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे, इसे बीमारियों से निजात दिला दे। मेरे मालिक, इसे शफ़ाए कुल अता फ़रमा। मैं इसी लम्हे से ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इबादत में मसरूफ़ रहूँगा। मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। अगर तूने इसे ज़िंदगी और सेहत दी तो मैं कारोबार इसके हवाले करके सिर्फ दाता साहब के दर का भिखारी बनकर रहूँगा और यहीं सारी ज़िंदगी गुजार दूँगा। लीजिए, ये मुक़द्दर का दिलचस्प सिलसिला शुरू हो रहा है। ये 50 साल पहले सी कहानी है। ये जो 50 साल पहले का ज़िक्र फलक सिकंदर हयात साहब की औलाद से है और ये जो मुक़द्दर नाम रखे हैं उन्होंने, फिर यहाँ से एक दिलचस्प शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये और इंटरेस्टेड है। ये यहाँ पर 33 रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए।